दोस्तों, एसपी साहब एक पर्सनल गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक पुलिस नाका आता है और वहां पर कुछ पुलिस वाले एसपी साहब की उस पर्सनल कार को रुकवा लेते हैं और ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब ड्राइवर अपने कागज दिखा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी तरह तरह के नियम कानून बताकर वे उस ड्राइवर से पैसे ऐंठना चाहते हैं। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह बीच में बोलने लगते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, ये गलत बात है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले वहां पर होते हैं वह इस बात को सुनकर थोड़े से गर्म हो जाते हैं और एसपी साहब को धमकाने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुम्हें थाने ले जाएंगे और फिर तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है। इस बात को सुनकर एसपी साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वह भी गुस्से में कह देते हैं कि चलो ठीक है, हम थाने ही चलते हैं और देखते हैं तुम हमारा क्या करोगे। दोस्तों, आखिर कौन थे वह एसपी साहब जो पर्सनल गाड़ी से इस तरह से जा रहे थे और क्या होता है आगे इस कहानी में, आइए जानते हैं। दोस्तों, देहरादून में एक ऑन्टो ड्राइवर था जिसका नाम रामकिशन था। रामकिशन ऑन्टो चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण किया करता था और उसका एक लड़का था जिसका नाम था वैभव। वैभव अभी स्कूल में पढ़ रहा था और पढ़ाई में काफी होशियार था, क्योंकि वह अपने पिता को जब भी देखा करता तो मन ही मन सोचता कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा और कामयाब बनूंगा जिससे मेरे पिता ऑन्टो चलाना बंद कर दें। इसी तरह से बच्चा पढ़ता लिखता रहता है और धीरे धीरे वैभव की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने घर से ही एग्जाम देने का मन बना लेता है। उसके बाद वैभव मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद यूपीएससी के प्री एग्जाम में बैठता है। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके हौसले एकदम से टूट जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में वह फेल हो चुका था और उसने इस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। यहां तक कि उसके माता पिता को भी यह पता था कि बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और यह तो इस टेस्ट को कर ही लेगा, क्योंकि वैभव अपने घर के अंदर लगभग 14 से 16 घंटे तक पढ़ाई किया करता था और इसके बावजूद भी वह टेस्ट में रह जाता है। इसके बाद वैभव को अपने दोस्तों से पता चलता है कि अगर कोचिंग कर ली जाए तो यह टेस्ट आसानी से हो जाता है। अब वैभव के दिमाग में यह बातें आती हैं, लेकिन वह यह बात अपने माता पिता से कहने में हिचकिचाता है। वह सोचता है कि कब तक उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, तो इसी वजह से वह इस बात को कह नहीं पाता और घर के अंदर गुमसुम सा रहने लगता है। अब उसके पिता जब बेटे को गुमसुम देखते हैं तो उसके पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं, बेटा, तुम इस तरह से क्यों रहते हो? कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा होगा, तुम फिर से मेहनत करो और मुझे पता है इस बार तुम्हारा जरूर होगा। इसके बाद वैभव हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहने लगता है, पिताजी, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा। अब इस बात को सुनकर वैभव के पिता कहने लगते हैं, बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तू दिल्ली चला जा, दिक्कत कहां है? तो वह कहता है, पिताजी, दिक्कत केवल इतनी सी है कि वहां पर पढ़ाई करने में थोड़ा सा खर्च ज्यादा आएगा और मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बना रहूंगा। इसी वजह से मैं यह बात आपसे कह नहीं पा रहा था और मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपके ऊपर बोझ बनूं और आप मेरी पढ़ाई में पैसा लगाएं। इसके बाद उसका पिता उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, बेटा, मुझे लगता है शायद तू बड़ा हो गया है, लेकिन यह बात समझ लेना, माता पिता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो हमारी अमूल्य निधि है। अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया या तेरी अच्छी सी नौकरी लग गई तो इसमें हमें ही फायदा होगा और हमारा भी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। तो तू ऐसा कर, दिल्ली चला जा और अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू कर, पैसों की चिंता मत कर। सारे पैसे मैं तुझे भेज दूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वैभव दिल्ली चला जाता है यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए और वहीं रहकर कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था। प्री, मेंस और इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो गए थे। अब वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुका था। इसके बाद वह अपने पिता को फोन करता है और इस खुशी को अपने पिता को बताता है। जैसे ही उसका पिता सुनता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह अपने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगते हैं। इसके बाद वैभव अपने ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है।
उसने अपने पिता को ऑटो चलाना उसी समय बंद करवा दिया था जब वह ट्रेनिंग पर गया था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिल जाता था और वह वेतन अपने घर भेज दिया करता था। उसके परिवार वाले आराम से घर में रहते थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी। वैभव अपने काम को करता है और काम के दौरान अक्सर उसका ट्रांसफर हो जाया करता है। तो इसी तरह से एक बार फिर से उसका ट्रांसफर हुआ था और एक नए डिस्ट्रिक्ट में उसे ज्वाइनिंग मिल गई थी। वहां पर उसे सरकारी आवाज मिली थी और वहीं पर रहकर उसे काम करना था, लेकिन वैभव बेईमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया करता था और इसी तरह से यहां पर भी करने लगता है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग वहां पर हुई थी, तो एक दिन सुबह सुबह वह पुलिस वालों की मीटिंग लेता है और मीटिंग के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। एसपी साहब के घर से वह जगह लगभग 3 किलोमीटर दूर थी और सुबह सुबह साधारण से कपड़ों में एसपी साहब वहां से अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि तुम वापस चले जाओ और जब मुझे आना होगा मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगा। इसके बाद एसपी साहब वहां की मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के बाद वहां से पैदल पैदल चलने लगते हैं। वह मन में सोच रहे थे कि ड्राइवर को क्या ही बुलाना, ज्यादा दूर थोड़ी ना है, 3 किलोमीटर ही है और इतना सफर तो मैं आसानी से तय कर लूंगा, क्योंकि एसपी साहब जब अपने गांव में रहा करते थे तो वह ढेर सारी दूरी ऐसे ही तय कर लिया करते थे। ये दूरी उनके लिए कुछ भी नहीं थी, तो इसी वजह से एसपी साहब सोच रहे थे कि वह पैदल ही अपने आवास तक पहुंच जाएंगे और ड्राइवर को अपने पास नहीं बुलाएंगे। उनके दिमाग में कॉलेज के वह दिन याद आ रहे थे जब उनके पिता उन्हें पढ़ाया करते थे और वह पैदल पैदल ही कॉलेज जाया करते थे और कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं आती थी। इसी फीलिंग को लेने के लिए एसपी साहब पैदल पैदल वहां से अपने आवास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो उनके शरीर में थकान होने लगती है और वह सोचते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है। तो इसी वजह से वह वहीं रोड के किनारे खड़े होकर अपना फोन निकालते हैं और अपने ड्राइवर को फोन करने ही वाले थे कि इतनी ही देर में वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर खिड़की खोलकर कहने लगता है, साहब आपको कहां जाना है? अब इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से असमंजस में हैं। वह सोच रहे हैं कि यह टैक्सी नंबर गाड़ी तो नहीं है और यह अपने आप आकर मुझे लिफ्ट देने के लिए क्यों पूछ रहा है। इसके बाद वह कहते हैं, भाई थोड़ी आगे जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? तो वह कहता है, हां साहब बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। एसपी साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठते ही जो ड्राइवर होता है वह कहता है, साहब वहां तक जाने के लिए 50 लगेंगे और 50 आपको देने होंगे। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं, हां वो बात तो ठीक है, 50 मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो ड्राइवर कहता है, साहब पूछिए क्या बात है? तो एसपी साहब कहते हैं, यह बताओ, तुम्हारी यह पर्सनल नंबर गाड़ी है और तुम इससे सवारियों का काम करते हो, यह अच्छी बात है। तो वह कहता है, नहीं साहब यह मेरी गाड़ी नहीं है, मैं एक मालिक की गाड़ी चलाया करता हूं और जब मैं वहां से वापस लौटता हूं तो कुछ सवारियां बैठा लिया करता हूं, कम से कम चाय पानी का खर्चा निकल आता है। इस बात को सुनकर एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, चलो अच्छी बात है, मेहनत करके अपने चाय पानी का खर्चा निकाल रहे हो, ना कि यह गाड़ी का तेल बेच दिया या फिर टायरों को चेंज करा दिया। इसके बाद ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है, साहब यह चीज हमने सीखी ही नहीं है, हमें तो केवल इतना पता है कि जो हमारी मेहनत का है वह हमारे पास कहीं से भी आ जाएगा और जो बेईमानी का हमारे पास किसी का आ गया है तो वह किसी न किसी काम में हमारा ऐसा लग जाएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद एसपी साहब उसकी इस बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक से पुलिस नाका आता है और पुलिस नाके को देखकर उस ड्राइवर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ड्राइवर के चेहरे पर शंका का भाव देखकर एसपी साहब कहते हैं, क्या हुआ? तो वह कहता है, साहब ये पुलिस वाले हैं, अब ये मुझे रोकेंगे और मुझसे पैसा मांगेंगे। मेरे पास कागज भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी ये तरह तरह के रोल बता देंगे और उन सभी नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और फिर ये कुछ पैसे मांगेंगे वरना मेरा चालान करने की धमकी देंगे। तो ड्राइवर ये कहता हुआ गाड़ी को पुलिस वालों के पास रोक देता है। होना क्या है, ये कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही मानेंगे,
इसके बाद गाड़ी रुकती है तो एक कांस्टेबल आता है और ड्राइवर से कागज पते की जांच करने लगता है। ड्राइवर उनको पूरे कागज दिखा देता है और कागज दिखाने के बाद भी वह कांस्टेबल तरह तरह से रोल बताता है, जैसा कि ड्राइवर ने अभी एसपी साहब से कहा था, और कहता है, तुम्हारा 000 का चालान होगा और तुम्हें चालान भुगतना पड़ेगा। अब ड्राइवर कांस्टेबल साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है, साहब जाने दो, मेरी गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी है, मालिक गुस्सा करेंगे। लेकिन तभी कांस्टेबल कहता है, मालिक से बात कराओ, अगर मालिक की गाड़ी है या फिर तुम्हारे पास पैसे तो हो तो कुछ दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद ड्राइवर कहता है, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप भले ही मालिक से बात कर लो। इसके बाद ड्राइवर अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह ड्राइवर को फोन निकालने से मना करते हैं और हवालदार से खुद बात करने लगते हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं और हवलदार के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, देखो, पहले तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम किसी गाड़ी को रोकते हो तो तुम्हारे पास ट्रैफिक पुलिस जरूर होनी चाहिए, और तुम कांस्टेबल होकर तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? अब यह बात जैसे ही हवलदार सुनता है तो उसे एसपी साहब पर गुस्सा आने लगता है और वह बड़े ही रौब में कहता है, लगता है तुम्हें कुछ कानून ज्यादा ही आता है और तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कानून तो मुझे इतना आता है कि अगर मैंने तुम्हें कानून सिखाया तो तुम लोगों को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर हवलदार और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें थाने चलने की धमकी देने लगता है। तो एसपी साहब कहते हैं, चलो थाने में ही सही, तुम भला हमारा क्या कर लोगे? जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम हमसे इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। इसके बाद वह हवलदार गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में एसपी साहब उस ड्राइवर को भी बैठाकर थाने ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ड्राइवर हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी एसपी साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, आपका जितना भी फाइन बनेगा उस फाइन को मैं दे दूंगा और आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हवलदार साहब उन्हें थाने ले आते हैं और थाने के बाहर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठा देते हैं। वह कहते हैं, थोड़ी देर में बड़े साहब आने वाले हैं और वह तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाएंगे कि किस तरह का कानून होता है और किस तरह से कानून का पालन किया जाता है। ऐसा कहकर हवलदार साहब थाने के अंदर चले जाते हैं और बाहर बेंच पर एसपी साहब और ड्राइवर बैठा हुआ था। अब ड्राइवर कहने लगा, लगता है साहब आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, मैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूं और उसके बाद ये हमें जाने देंगे। लेकिन तभी एसपी साहब अपनी असलियत उस ड्राइवर को बता देते हैं और कहते हैं, मैं यहां का एसपी हूं, आपको कैसी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जरा मैं भी तो देखूं यहां पर पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर बड़ा ही हैरान हो जाता है कि एक एसपी साहब इस तरह से कैसे घूमते हुए मिल गए। थोड़ी देर बाद अंदर से दरोगा साहब आते हैं और एसपी साहब पर डांट फटकार लगाने लगते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें बड़ा कानून आता है, मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद करूंगा, तब तुम्हें कानून के बारे में पता चलेगा। इसके बाद एसपी साहब अब भी मुस्कुरा रहे थे और खड़े होकर उस दरोगा से कहने लगते हैं, देखिए सर, अगर मैंने अपना कानून आपको दिखा दिया तो शायद आप सभी लोग मुझसे माफी मांगने लगोगे और मेरे सामने गिड़गिड़ा लगोगे। इसके बाद वह कहते हैं, है कौन तू? कहीं का एसपी कलेक्टर है क्या जो हम तेरे सामने गिड़गिड़ा लेंगे? तो एसपी साहब कहते हैं, कलेक्टर या एसपी के सामने ही गिड़गिड़ा जाता है क्या? मैं आम नागरिक हूं और आम नागरिक के ढेर सारे अधिकार होते हैं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये सब कुछ कानून के खिलाफ है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इस बात को सुनकर दरोगा को भी गुस्सा आ जाता है और वह एसपी साहब से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी डीएम साहब कहते हैं, 1 मिनट रुको, अभी तुम्हारी सारी दादागिरी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद एसपी साहब फोन उठाते हैं और उस थाने के थानेदार साहब को फोन मिलाते हैं। फोन मिलाने के बाद कहते हैं, मैं यहां खड़ा हूं और यहां पर आपके दरोगा ने, जिसका नाम यह है, मुझे रोक कर रखा है। इस बात को सुनकर थानेदार साहब फौरन अपनी आवाज से सीधा उस थाने पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही थानेदार साहब को वहां आता हुआ देखते हैं, सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। थानेदार साहब आने के बाद उन पुलिस वालों को बताते हैं, जिन्हें तुमने रोक कर रखा है ये कोई और नहीं, यहां के एसपी हैं और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
इसके बाद जो थाने के जितने भी पुलिस वाले थे वह सभी उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, साहब हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ के एसपी हैं। लेकिन एसपी साहब उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाते और साफ साफ उनसे बोल देते हैं, बुराई को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद एसपी साहब उन पर सख्त कार्रवाई करते हैं और वहां से उस गाड़ी वाले को भेज देते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा कोई भी चालान नहीं होगा और भविष्य में कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, जब तक मैं यहां पर हूं तुम मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद ड्राइवर इन सभी बातों को देखकर हैरान हो जाता है और हैरानी की हालत में वह वहां से चला जाता है। एसपी साहब अपनी गाड़ी बुलाते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने सरकारी आवास पर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद शाम को उनके पिता का फोन आता है और वह अपने पिता को आज का पूरा वाकया बताते हैं। तो उनके पिता कहते हैं, बेटा इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करो ताकि हमें तुम पर गर्व हो और कहीं भी हम यह बात कह सकें कि हमारा बेटा किसी भी तरह के गलत कामों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऑटो ड्राइवर के लड़के की जो कि एसपी बना और एसपी बनने के बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहते हो वैभव के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमें भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।